कहते हैं कुछ घर सिर्फ ईंटों से नहीं, कुछ घर इंसानों की चीखों, अधूरे बदलों और अनकही पीड़ाओं से बनते हैं। रानीपुर के बाहरी इलाके में एक ऐसा ही बंगला था जहां दिन में धूप पहुंचती थी पर रात को वहां सिर्फ डर जागता था। जब रवि ने उस बंगले में कदम रखा, उसे नहीं पता था कि ये पोस्टिंग उसके करियर का नहीं बल्कि उसकी आत्मा का इम्तिहान बनने वाली है। रवि का तबादला एक छोटे, शांत मगर इतिहास से भरे शहर रानीपुर में हुआ था। वो अपने विभाग में एक वरिष्ठ अभियंता था और ये नई पोस्टिंग उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम थी। शहर में पहुंचने पर विभाग ने उसे रहने के लिए एक सरकारी बंगला आवंटित किया। बंगला शहर के बाहरी इलाके में एक ऊंचे टीले पर स्थित था, जिसके चारों ओर घने पेड़ों का झुरमुट था। रवि ने जब पहली बार उस बंगले को देखा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो बाहर की गर्मी से बिल्कुल विपरीत थी। बंगला पुराना था, उसकी ईंटों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। विशाल लोहे का गेट चरमराते हुए खुला और वो अपनी कार अंदर ले गया। बंगले का केयरटेकर मंगल सिंह, एक बूढ़ा आदमी, उसकी अगवानी के लिए वहां मौजूद था। मंगल सिंह की आंखें थकी हुई और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। साहब, ये बंगला बहुत पुराना है, विभाग के लोग इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मंगल सिंह ने धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं मंगल, हम इसे ठीक कर लेंगे। अगले कुछ दिन रवि ने बंगले की साफ सफाई और मरम्मत में बिताए। धीरे धीरे बंगला रहने लायक बन गया, पर जैसे जैसे वो वहां रहने लगा उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे लग रहा था बंगले में जरूर कुछ है। पहली घटना उसके आने की एक हफ्ते बाद हुई। रात का समय था। रवि अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। पूरा बंगला गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। अचानक उसे ऊपर की खाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी भरकम जूते पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। रवि ने सोचा कि शायद कोई चूहा या बिल्ली होगी। उसने आवाज को अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद चलने की आवाज बदल गई। अब ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से जमीन पर घसीट रहा हो, और उसके साथ ही एक दबी हुई मगर दर्द भरी आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से उठा और टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की ओर गया। सीढ़ियां चरमरा उठी। ऊपर पूरा मंजिल अंधेरे में डूबा था। टॉर्च की रोशनी में उसने पूरे कमरे को छान मारा, पर वहां कोई नहीं था। आवाजें बंद हो चुकी थी। कमरे में बस पुरानी लकड़ी और सीलन की महक थी। रवि ने खुद को समझाया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है और वापस नीचे आ गया। अगले दिन उसने मंगल सिंह से उस बंगले के बारे में पूछा। मंगल सिंह पहले तो टाल मटोल करता रहा, लेकिन रवि की जोर देने पर वो टूट गया। साहब, इस बंगले में 3 आत्माओं का वास है। एक बूढ़ी महिला जो हमेशा रोती रहती है, एक छोटा बच्चा जो रात को खेलता है, और एक क्रोधित सिपाही जो अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। कहते हैं कि ये बंगला आज़ादी से पहले एक ब्रिटिश अधिकारी का था और यहीं पर कई निर्दोष लोगों को तड़पाया गया था। रवि ने मंगल की बातों को मनगढ़ंत कहानियां समझकर हंस दिया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। उस रात रवि जल्दी सो गया। आधी रात को उसे अपने कमरे में एक ठंडा झोंका महसूस हुआ, जबकि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। उसने आंखें खोली और सामने की दीवार पर एक धुंधली परछाई देखी। परछाई एक छोटे बच्चे की थी जो अपनी जगह पर उछल कूद कर रहा था। जैसे ही रवि ने आवाज देने की कोशिश की, परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और फिर हवा में विलुप्त हो गई। कमरे में एक भीषण ठंडक छा गई। रवि डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसने तुरंत लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की हर वस्तु उसे घूर रही है। उस रात रवि एक पल भी नहीं सोया। अगले कुछ हफ्ते रवि के लिए बहुत भयानक थे। कभी उसे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी उसकी किताबें अपने आप गिर जाती, और कभी उसकी कुर्सी बिना किसी के छुए पीछे खिसक जाती। उसे हर समय ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। एक दिन रवि ने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने उस ब्रिटिश अधिकारी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की जिसने ये बंगला बनवाया था। पुराने सरकारी दस्तावेजों और स्थानीय इतिहास की किताबों से उसे पता चला कि उस अधिकारी का नाम कैप्टन जॉनसन था और वो अपने अत्याचारों के लिए बदनाम था। कैप्टन जॉनसन ने 2 भारतीय विद्रोहियों को इस बंगले के तहखाने में तड़पा कर मारा था
और अपनी भारतीय प्रेमिका जिसने उसका विरोध किया था उसको भी आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था। ये तीनों आत्माएं अब बंगले में भटक रही थीं। उस रात रवि तहखाने में गया जिसे उसने अभी तक खोला नहीं था। जंग लगे ताले को तोड़ने के बाद वो अंदर गया। तहखाने में भयंकर अंधेरा और सड़ी हुई बदबू थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि बीचों बीच एक पुराना लोहे का स्टूल और जंजीरें पड़ी थीं। तभी रवि के चारों ओर हवा तेज हो गई और उसे लगा जैसे कई हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पल सामने की दीवार पर 3 धुंधली आकृतियां दिखाई दी, एक दर्द से भरी महिला की, एक मासूम बच्चे की और एक क्रोधित और घायल आदमी की। उनकी आंखें रवि की तरफ घूर रही थीं। क्रोधित सिपाही की आत्मा गर्जन के साथ बोली, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम भी उनमें से एक हो। रवि समझ गया कि आत्माएं भेद नहीं कर पा रही हैं और हर नए आने वाले को अपना दुश्मन समझती हैं। डर के मारे रवि चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तब रवि को याद आया कि दया और शांति ही इन आत्माओं को मुक्त कर सकती हैं। वो हिम्मत करके आंखें बंद करके धीमी आवाज में बोला, मैं जानता हूं तुम दुखी हो, मैं जॉनसन नहीं हूं, तुम आजाद हो, शांति से जाओ। जैसे ही रवि ने ये शब्द कहे, पूरे तहखाने में एक तेज रोशनी चमकी। हवा का दबाव कम हुआ और आकृतियां धीरे धीरे फैलने लगीं, जैसे धुआं हवा में घुल रहा हो। अंत में सिर्फ केवल खामोशी बची। रवि पसीना पोंछते हुए तहखाने से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह उसने बिना किसी को कुछ बताए बंगले से सामान पैक कर लिया। उसने विभाग को आग्रह किया कि उसे कहीं और रहने की जगह दी जाए। जब वो अपनी कार में बैठकर आखिरी बार उस बंगले की ओर देख रहा था तो उसे वो बंगला अब शांतिपूर्ण लगा। काई अब भी थी, पर अब वो भयानक नहीं लग रहा था। रवि जानता था कि उसने वो बंगला नहीं छोड़ा है, बल्कि वहां भटक रही कुछ पीड़ित आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। रवि ने शहर छोड़ दिया, पर रानीपुर की उस पुरानी हवेली की कहानियां और ठंडक उसके जहन में हमेशा के लिए बस गईं। उसने भूतों पर यकीन करना शुरू कर दिया था, पर अब वो ये भी जानता था कि सबसे बड़ा डर अज्ञानता में नहीं, बल्कि द्वेष और अन्याय में छिपा होता है। रवि ने भूतों पर यकीन करना शुरू कर दिया था, पर अब वो ये भी जान चुका था कि सबसे बड़ा डर अंधेरे में नहीं, बल्कि इंसानों के किए गए अन्याय में छिपा होता है। अगर कभी तुम्हें कोई पुराना सूना घर ठंडा लगे तो डरने से पहले ये सोच लेना, शायद वहां कोई आत्मा नहीं, बल्कि कोई अधूरी कहानी तुम्हें पुकार रही हो। क्या तुम उस बंगले में एक रात बिताने की हिम्मत करोगे? अगर तुम्हें ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो इस कहानी को शेयर करो और कमेंट में लिखो मुक्ति, ताकि मैं तुम्हारे लिए अगली और भी डरावनी कहानी लेकर आ सकूं।